हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोट। आई एम पूजा और मंथली कंपाइलेशन का आज नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टेट वाइज न्यूज़। सो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है स्टेट न्यूज़ एंड देन इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ में पहले हम इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट देखेंगे और उसके बाद जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं उन पे भी डिस्कशन करेंगे। ओके, सो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम में, स्पेशली आपका जो फेज 1 एग्जामिनेशन होने वाला है। तो मंथली कंपाइलेशन से पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कम समय में आप सारी की सारी मंथ की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर कर पाते हैं। तो रिवीजन के हिसाब से आपके मंथली कंपाइलेशन बहुत अच्छे होते हैं। तो आपके कोई भी फ्रेंड जो बैंकिंग एग्जाम एंड रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ ये कंपाइलेशन की लिंक शेयर कर सकते हैं। इसके पहले इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, नेशनल न्यूज़, जीआई टैग, स्पोर्ट्स, ये सारा सेगमेंट ऑलरेडी कवर किया हुआ है मार्च मंथ का, आप इसे देख सकते हैं। एंड हाँ, वन मोर थिंग, करंट अफेयर्स की जो मंथली मैगजीन है मार्च मंथ की, वो तैयार है और अपलोड कर दी गई है वेबसाइट पे। आप भी उसे ले सकते हैं, यूट्यूब पीडीएफ बंडल कोर्स में अवेलेबल है। ओके, और इसके लिए आपको ऑलिव वुड के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो स्टेट न्यूज़ एंड इंटरनेशनल न्यूज़ है। डन। अब हम यहाँ पर स्टेट वाइज न्यूज़ को कवर करेंगे। हर एक स्टेट की एक या दो न्यूज़ है, जल्दी से ही सेशन खत्म हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे है जम्मू एंड कश्मीर। सो कश्मीर होस्ट फर्स्ट फॉर्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट अलोंग द डल लेक। तो डल लेक के पास एक पूरा ट्रैक तैयार किया गया है। लगभग 1.7 किलोमीटर का ये ट्रैक है, ललित घाट से लेकर नेहरू पार्क तक डल लेक के अलोंग इसे तैयार किया गया है। और जम्मू एंड कश्मीर या कश्मीर फर्स्ट टाइम फॉर्मूला 4 रेसिंग को होस्ट करने वाला है। फॉर्मूला 4 रेसिंग जो होती है वो फॉर्मूला 1 रेसिंग के कंपैरिजन में उसकी स्पीड काफ़ी कम होती है, या आप कह सकते हैं एक लो स्पीड रेस होती है हमारी फॉर्मूला 4 रेसिंग। नेक्स्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अनाउंस इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किसने लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह सक्खू ने इसको लॉन्च किया है। इसमें बेसिकली जो टारगेट या बेनिफिशरीज हैं वो 18 ईयर्स से लेकर 16 ईयर्स की वीमेंस हैं। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट में जो भी 18 से लेकर 60 साल तक की महिलाएं हैं उनको बेसिकली 1500 रुपीज यहाँ पर स्टाइफन या मंथली सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। कितना? 1500 रुपीज पर मंथ, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एनुअल बजट रखा है 800 करोड़ रुपीज। अब 60 प्लस वालों का क्या? तो जो हिमाचल प्रदेश की वीमेंस है जिनकी एज 60 प्लस के अबव है वो ऑलरेडी कवर्ड है अंडर द ओल्ड एज पेंशन। तो ऐसी फीमेल्स जिनकी एज 60 से लेकर 69 के बीच में है उनको 1500 रुपीज पर मंथ यहाँ पर दिया जाता है। और ऐसी वीमेन जिनकी एज 70 ईयर या अबव है उनको 1700 पर मंथ दिया जाता है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट आता है उत्तराखंड। So Uttarakhand to become third state enacting law holding writers liable for damages। आप लोग कई बार दंगों के बारे में सुनते हैं, और जब दंगे होते हैं, राइट्स होते हैं, तो बहुत सारी जो प्राइवेट एंड पब्लिक असेट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने रिसेंटली ऐसा एक लॉ पास किया है, ये जो दंगाई होंगे, ये जो राइटर्स होंगे वही लाइबल होंगे इन असेट के डैमेजेस के लिए। उनको यहाँ पर फाइन भी देना पड़ेगा, पेनाल्टी भी उन पे इम्पोज की जाएगी। ऐसा करने वाला 3rd नंबर का स्टेट बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड के पहले आप देखेंगे उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा ने भी इसी तरीके के लॉ को इनेक्ट किया था। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा एंड ट्रिब्यूनल हेडेड बाय द फॉर्मर जज will be tasked with determining compensation amount and issuing recovery notice to offenders. Next है हरियाणा। Recently, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने द्वारिका एक्सप्रेस वे का इनॉग्रेशन किया है हरियाणा सेगमेंट का, और आपका ये द्वारिका एक्सप्रेस वे 8 लेन एक्सप्रेस वे मिल जाएगा। क्लियर है? ये पहला ऐसा फर्स्ट टाइप का इंडिया का एक्सप्रेस वे है जिसमें अंडरपासेस, टनल, फ्लाईओवर, एलिवेटेड स्ट्रक्चर सब कुछ मिल जाएगा। आप देख सकते हैं जो टोटल द्वारिका एक्सप्रेस वे है उसकी टोटल लेंथ है 29 किलोमीटर, जिनमें से 18.9 किलोमीटर हरियाणा में है, रिमेनिंग दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसे कंस्ट्रक्ट करने में टोटल जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी वो 9000 करोड़ रुपीस की आएगी।
जो कि शिव मूर्ति से स्टार्ट होगा, मतलब NH8 से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। कहां तक, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसे खेरकी दौला टोल प्लाजा में एंड किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हरियाणा वाला सेगमेंट है जिससे NH48 के ट्रैफिक को कम किया जा सके, तो यहाँ पर हरियाणा वाले सेगमेंट को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, ठीक। नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली से हमें दो न्यूज देखनी है। फर्स्ट है अमित शाह इनॉग्रेट्स दिल्ली ग्रामोदय अभियान प्रोजेक्ट। अभी दिल्ली ग्रामोदय अभियान प्रोजेक्ट क्या है, तो इस प्रोजेक्ट में जो भी विलेजेस है दिल्ली के आसपास के, जो भी एरिया है, रूरल पॉपुलेशन जहां पे रहती है, वहां पर पाइपलाइन से नेचुरल गैस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इनॉग्रेटेड पाइप्ड नेचुरल गैस फैसिलिटी इन 41 विलेजेस एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन 178 विलेजेस इन दिल्ली अंडर द दिल्ली ग्रामोदय अभियान। इस दिल्ली ग्रामोदय अभियान के लिए टोटल जो बजट है वो 960 करोड़ रुपीस है, ठीक है। अभी लगभग 100 किलोमीटर की पाइपलाइन नेटवर्क को इनॉग्रेट किया गया है जिसकी कॉस्टिंग 20 करोड़ रुपीस है बाय द इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। डन। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदा कैफे ओपन इन दिल्ली। तो महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल जो कि शालीमार बाग दिल्ली में सिचुएटेड है, वहां पर ट्रीटमेंट करने के लिए, पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए पहला आयुर्वेदिक कैफे का इनॉग्रेशन रिसेंटली किया गया है। तो आंसर हो जाएगा यहां पर दिल्ली। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी हैं। तो योगी इनॉग्रेट्स साउथ एशियाज लार्जेस्ट एमिनेशन फैसिलिटी इन कानपुर। एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद फैक्ट्री या एमिनेशन फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया है, कहां पर, कानपुर में। किसने किया है, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने किया है। इसका कंस्ट्रक्शन अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने किया है, ठीक है। और ये सिंगल कॉम्प्लेक्स में साउथ एशिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी है। लगभग 500 एकड़ एरिया में इसे फैलाया गया है और इसमें 3000 करोड़ रुपीस की कॉस्ट आई है। अब यहाँ पर बुलेट फॉर राइफल, AK-47 जैसे कई सारे मशीनरीज या वेपन्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये जो पूरा प्रमाइसेस है ये सोलर पावर और वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से ऑपरेट करेगा, मतलब यहाँ पर SDG के डायरेक्शन में भी काम किया जा रहा है। अब बात करेंगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर टू बी बिल्ड इन उत्तर प्रदेश। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम जब इन्वेस्टर समिट हुआ था 2018 में, द प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया था कि हम 2 डिफेंस कॉरिडोर रेडी करेंगे इन इंडिया, ठीक है। तो एक तरीके से जो एमिनेशन फैसिलिटी कानपुर में डिजाइन किया जा रही है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिफेंस कॉरिडोर, जिसके लिए 500 एकड़ ऑफ लैंड एक्वायर किया है इस डिफेंस कॉरिडोर को बनाने के लिए। इस डिफेंस कॉरिडोर को बनाने में कौन कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है, तो आप देख सकते हैं अडानी डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी जिसने ये एमिनेशन फैसिलिटी को रेडी किया है। नेक्स्ट है एंकर रिसर्च लैब, अलीगढ़ नोड पे काम कर रही है। फिर भारत डायनामिक लिमिटेड और फिर ब्रह्मोस लिमिटेड इन लखनऊ। तो इस तरीके से पूरा ये कॉरिडोर रेडी किया जाएगा। नेक्स्ट है यूपी पुलिस लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र एप्लीकेशन। तो यूपी पुलिस ने रिसेंटली त्रिनेत्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। किस लिए, डिजाइन टू हेल्प इन क्राइम प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन इन द स्टेट। पर्टिकुलर क्राइम का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसे ऑपरेट किया जा रहा है और इसे ऑपरेट यूपी गवर्नमेंट और स्पेशल टास्क फोर्स कर रही है। नेक्स्ट है, ये न्यूज इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, यूपी इमर्ज एज द फर्स्ट स्टेट टू इशू 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बन गया है जिसने आयुष्मान कार्ड 5 करोड़ लोगों के लिए इशू किए हैं अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अभी जो आयुष्मान भारत स्कीम है इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता है, इसमें अप टू 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर आपको सेकेंडरी एंड टर्सरी हॉस्पिटल्स में टेक केयर या मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो 5 लाख रुपए तक का इलाज यहाँ पे गवर्नमेंट कराती है अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड हो। इसके अलावा एक और अचीवमेंट यहाँ पर हुआ है कि नंबर ऑफ पेशेंट रिसीविंग ट्रीटमेंट पर डे वो भी इंक्रीज हुआ है अंडर दिस स्कीम। पहले केवल 2000 ही पेशेंट का एडमिशन होता था, अब ये डेटा अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज होकर 8000 पर डे पेशेंट हो गया है। नेक्स्ट है सीएम योगी रोल आउट माई युवा या एम युवा स्कीम फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स इन यूपी। तो एम युवा का फुल फॉर्म क्या है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसे किसने लॉन्च किया है, यूपी के सीएम ने इसे लॉन्च किया है। इसमें अप टू 5 लाख रुपीस तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा यंग एंटरप्रेन्योर्स को।
ठीक है, जिससे 1 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिले, ऐसे यंग लोगों को फायदा मिले जो अपना नया स्टार्टअप या बिजनेस ओपन करना चाहते हैं। और इसके लिए 1000 करोड़ रुपीस बजट भी अलॉट किया गया है बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है राजस्थान। So Rajasthan becomes first state to launch water resource dashboard। राजस्थान इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए कि हमारी कैनल्स में, हमारे डैम्स में कितना वाटर अवेलेबल है, ठीक है, कितना वाटर हमारे पास अवेलेबल है, इसका रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए कहीं रेनफॉल की कंडीशन के कारण कहीं ओवरफ्लो तो नहीं है, फ्लड का कंडीशन या ड्रॉट का कंडीशन तो नहीं है, तो इन सारे पैरामीटर का रियल टाइम इंफॉर्मेशन इस डैशबोर्ड पे प्रोवाइड किया जाएगा राजस्थान की पब्लिक को। और इस तरीके का काम करने वाला ये पहला स्टेट बन गया है, ठीक है। द इनिशिएटिव एम टू इनहांस वाटर मैनेजमेंट इफिशियंसी एंड प्रिडिक्ट फ्लड एंड ड्रॉट। अब जो नेक्स्ट न्यूज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वर्ल्ड का फर्स्ट एवर ओम शेप टेम्पल इनॉग्रेट किया गया है पाली राजस्थान में। ये अपने तरीके का पहला इस तरीके का आइकॉनिक टेम्पल है जो कि ओम शेप में रेडी किया गया है। कहां पर? राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में। और इसे नागर स्टाइल में रेडी किया गया है। कौन सा स्टाइल है इस टेम्पल का? नागर स्टाइल है। इस पूरे टेम्पल के प्रमाइसेस में आप देखेंगे लगभग 108 रूम्स अवेलेबल हैं और सेंटर में जो टॉम बनाई गई है वो गुरु माधवानंद जी की टॉम इस कैंपस प्रमाइसेस में रेडी की गई है। इसमें लॉर्ड महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग और 1008 आइडियल भी प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, गुजरात। गुजरात से न्यूज क्या आती है? खोचराब आश्रम इन साबरमती। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम को विजिट किया था और इनॉग्रेट किया डेवलप्ड खोचराब आश्रम। एक्चुअली जो खोचराब आश्रम है ना, जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे उस समय तक साबरमती आश्रम नहीं था, क्योंकि बाद में आके साबरमती आश्रम को बनाया गया। उसके पहले गांधी जी जहां स्टे करते थे वो यही आश्रम था। तो ये एक तरीके से टूट फूट गया था, इसके रीडेवलपमेंट का काम किया जा रहा था और रीडेवलप्ड आश्रम को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। इट वाज द फर्स्ट आश्रम सेटअप बाय महात्मा गांधी आफ्टर कमिंग टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1940। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे साबरमती आश्रम का जो प्रोमाइसेस था वो 120 एकड़ का था, लेकिन वो रिड्यूस होके, इनक्रोच होके 5 एकड़ का बन गया। तो यहाँ पर इसके लिए भी एक रीडेवलपमेंट, एक मास्टर प्लान लॉन्च किया गया है जिसके लिए बजट रखा है 1200 करोड़ रुपीस का। और इस 5 एकड़ के लैंड को 55 एकड़ के लैंड में कन्वर्ट किया जाएगा और कई सारी जो बिल्डिंग इस प्रीमाइसेस में है उनको भी रीडेवलप किया जाएगा। डन। नेक्स्ट है उड़ीसा स्टेट। सो कटक सिल्वर फिलिग्री गेट्स जीआई टैग। तो कटक में, उड़ीसा में जो सिल्वर के वायर से तरकाशी की जाती है, वर्क किया जाता है, उसे जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट इंडोर एथलेटिक सेंटर इनॉग्रेटेड इन भुवनेश्वर। सो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। उन्होंने रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट इंडोर एथलेटिक एंड एक्वेटिक सेंटर ओपन किया है कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर। तो ये ऑल वेदर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर हैवी रेनफॉल हो रही है तो ये इंडोर एथलीट सेंटर है, तो यहाँ पर इंडोर कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हो सकते हैं। इस स्टेडियम को बिल्ड करने में 120 करोड़ रुपए की कॉस्ट आई है और ये अप्रोक्सीमेटली 120 एथलीट को फुल टाइम कोचिंग प्रोवाइड करने में कैपेबल है। यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को होस्ट किया जाएगा और लगभग यहाँ इसके अंदर जो ट्रैक रेडी किया गया है वो ट्रैक कितना है, 10,000 स्क्वायर मीटर का ट्रैक इस प्रमाइसेस में या स्टेडियम में रेडी किया गया है, जो कंट्री का इस तरीके का अपना पहला है। और इस ट्रैक को किसने रेडी किया है? तो इटालियन कंपनी मोंडो स्पा ने इसे रेडी किया है। नेक्स्ट है इंडोर एक्वेटिक सेंटर। तो जितने भी वाटर स्पोर्ट्स होते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे किसी एक एक्वेटिक सेंटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो लगभग यहाँ पे 50 मीटर का ओलंपिक साइज का पूल रेडी किया गया है और यहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी कितनी है, 1000 की है, जहां पर नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को कंडक्ट किया जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है नागालैंड में आने से पहले, वो ये है कि आरबीआई ग्रेड बी 2024 की प्रिपरेशन करने के लिए हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है फॉर फेज 1 एंड फेज 2 प्रिपरेशन। आप चेकआउट कर सकते हैं इसे ऑलिव वुड के एप्लीकेशन से। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। फेज 1 के लिए आपके करेंट अफेयर्स और पीआईबी सेशन मिलेगा, मैगजीन भी इसमें इंक्लूड होगी और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल यहाँ पर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है नागालैंड। सो नागालैंड गवर्नमेंट अनवील यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्लान।
तो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो ने रिसेंटली फुली फंडेड यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया है, और जिसके लिए मतलब 24-25 के लिए, ठीक है, जिसमें बजट में इसको पेश किया गया है। अब ये क्या बात करता है, ये कहता है कि अगर अनटाइमली जो फैमिली का प्राइमरी अर्नर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार का हेल्थ एजुकेशन का क्या होगा। दैट्स वाई यहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, जो फैमिली का प्राइमरी अर्नर है उसके अलावा 3 और फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। A life insurance coverage of 2 lakh rupees will be given, and additionally accidental insurance coverage for 2 lakh rupees each will also be provided। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे 1500 करोड़ रुपीस का बजट अनाउंस किया गया है। और जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है वो पहले आप देखेंगे 1 करोड़ रुपीस दिया जाता था, इसको भी इंक्रीज करके 2 करोड़ रुपीस कर दिया गया है ईच कॉन्स्टिट्यूंसी में बाय द नागालैंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट है मणिपुर। सो मणिपुर लॉन्च इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 2024। देखिएगा, म्यांमार से काफी ज्यादा रिफ्यूजीज आए और उनके जो बच्चे हैं उनमें हो सकता है कि पोलियो का वायरस हो या उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन ना किया गया हो, इसलिए स्पेशली इन बच्चों के लिए जो कि आपके मणिपुर के कामजोंग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे, तो मणिपुर ने एक इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था 3 मार्च को इम्फाल में। इसमें कोई भी बच्चा जिसकी एज अंडर द 5 ईयर्स है उनको विदाउट फेल 2 ड्रॉप ओरल पोलियो पल्स के यहाँ पे दिए जाएंगे, क्योंकि पोलियो एक वायरस के कारण होने वाली बीमारी है और ये इजिली कई बार ट्रांसमिट भी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन 1995 पहला जो ओरल डोज पोलियो वैक्सीनेशन का स्टार्ट किया गया था इंडिया में वो 16 मार्च को शुरू किया गया था, इसलिए हम नेशनल इम्यूनाइजेशन डे यहाँ पर 16 मार्च को मनाते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इंडिया पोलियो फ्री है, 2004 में ये बात डिक्लेयर की गई थी। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा ट्रेडिशनल अटायर रीशा गेट द जीआई टैग, चीफ मिनिस्टर मनिक शाह। तो यहाँ पर जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मनिक शाह, उन्होंने कहा है कि जो ट्रेडिशनल अटायर है जो कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में पहना जाता है बाय द वीमेंस, रीशा जो कि एक हैंड वोवन क्लॉथ है, इसे भी जीआई सर्टिफिकेशन रिसेंटली दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक विल बी अनवील्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एट उज्जैन। तो यहाँ पर जो विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक है उसको इनॉग्रेट किया गया वर्चुअली बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और ये वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक है। कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? उज्जैन सिटी में। ठीक है, इसमें 30 मुहूर्त देखने को मिलेंगे और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम को भी शो करेगी। इसको जंतर मंतर एरिया उज्जैन में बेसिकली लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड गवर्नमेंट लॉन्च स्टेट विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम। तो विधवा पुनर्विवाह का बेसिकली एक काम किया जा रहा है। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना या फिर विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम। अगर कोई भी फीमेल वापस से शादी करना चाहती है जो कि विडो है तो उनको 2 लाख रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा बाय द झारखंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। पीएम मोदी डेडिकेट्स RVNL मराठावाड़ा रेल कोच फैक्ट्री टू द नेशन। तो मराठावाड़ा रेल कोच फैक्ट्री लातूर महाराष्ट्र में जो कि वंदे भारत ट्रेन के सेट्स को रेडी करेगी, इसको इनॉग्रेट किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी जो मराठावाड़ा रेल कोच फैक्ट्री है लातूर महाराष्ट्र में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन पब्लिक सेक्टर कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड का एक प्रोजेक्ट है। और आपका जो रेल विकास निगम लिमिटेड है वो एक जॉइंट वेंचर है। किसका जॉइंट वेंचर है? तो रशिया की एक कंपनी है TMH कंपनी, जो कि हमें 120 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मैन्युफैक्चर करके भी देगी और उसको मेंटेन करने का काम भी करेगी। क्लियर है इतनी चीजें? अब बात कर लेते हैं डिलीवरी कब तक होगी। तो यहाँ पर ये जो ट्रेन्स बनाई जा रही है वंदे भारत, इनकी डिलीवरी 2030 के बीच में होगी, 2026 से 2030 के बीच में होगी और ट्रायल 2025 में स्टार्ट हो जाएगा। वंदे भारत ट्रेन एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, पुराना नाम इसका क्या था? पुराना नाम इसका ट्रेन 18 या T18 था, क्योंकि इसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर थी, बट इसको फिर अभी हमने वंदे भारत कर दिया है जिसकी स्पीड मैक्सिमम 130 किलोमीटर पर आवर है, और जो कि हमारे देश में जो शताब्दी एक्सप्रेस है उनको बेसिकली ये रिप्लेस करने का काम करेगी। द ट्रेन वॉज डिजाइन बाय रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन रेलवे। और पहली जो हमारा वंदे भारत ट्रेन रेडी हुई थी वो कहाँ मैन्युफैक्चर हुई थी? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में।
पहली जो वंदे भारत ट्रेन थी, अगर उसके रूट के बारे में बात करें तो दिल्ली वाराणसी रूट पर इसे लॉन्च किया गया था 2019 में। एज ऑफ 31 जनवरी 2024 इंडिया में टोटल 82 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट हो रही हैं। ओके। महाराष्ट्र टू बिकम फर्स्ट स्टेट टू बाय लैंड इन कश्मीर। तो आपको पता है जब तक कश्मीर में 370 आर्टिकल को लगाया गया था तब तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को कश्मीर में जमीन लेने का अधिकार तो नहीं था, लेकिन जब से 370 आर्टिकल को रिमूव किया गया है कश्मीर से, तब सबको अथॉरिटी है कि वो वहां पर जमीन को ले सकते हैं। तो यहाँ पर लैंड परचेस करने वाला पहला स्टेट बन गया है महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बाय लैंड इन यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ टूरिस्ट फैसिलिटी फॉर द स्टेट पीपल। तो यहाँ पर एक भवन, आप कह सकते हो कि महाराष्ट्र भवन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा कश्मीर वैली में, और ये कश्मीर वैली का अपने तरीके का ये पहला ही भवन होगा जिसके लिए 2.5 एकड़ की जमीन को लिया गया है श्रीनगर में। ठीक है, डन इतनी चीजें। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देखेंगे महाराष्ट्र कैबिनेट ने रिसेंटली अहमदनगर का नाम चेंज करके भी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहिल्यानगर कर दिया गया है। इसके अलावा भी औरंगाबाद और ओस्मानाबाद का नाम भी कुछ समय पहले चेंज किया था। औरंगाबाद का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर और ओस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट आता है तेलंगाना स्टेट। तो तेलंगाना गवर्नमेंट अनाउंस लॉन्च ऑफ इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी। उन्होंने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम को लॉन्च किया था 11 मार्च को। इसका मकसद क्या है, जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सोसाइटी के लोग हैं उनको घर प्रोवाइड करना। ठीक है, और इस पूरी स्कीम को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में फेज मैनर में तैयार किया जाएगा और लगभग यहाँ पर 3500 हाउसेज हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रेडी किए जाएंगे। अगर इस स्कीम की डिटेल के बारे में बात करते हैं तो अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके पास अपनी जमीन है तो उसको 5 लाख रुपीस दिए जाएंगे घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और अगर जो होमलेस लोग हैं जिनके पास जमीन भी नहीं है, घर भी नहीं है, तो उनको जमीन भी दी जाएगी और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे घर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्च वन टाइम स्कीम। अभी वन टाइम स्कीम क्या है देखिएगा, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी टैक्स फिल नहीं करते या डिले करते हैं जिसके कारण बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ओनर्स को इनकरेज करने के लिए और टाइमली सेटलमेंट करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वन टाइम स्कीम। इसमें क्या किया जाएगा, अगर कोई टैक्स पेयर है और उसने अपने प्रॉपर्टी टैक्स का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे कर दिया है तो उसको 90% तक वेव ऑफ कर दिया जाएगा या डिस्काउंट दे दिया जाएगा उनके इंटरेस्ट पे। ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक का अगर आप लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है। वो सारी प्रॉपर्टी जो कि अर्बन लोकल बॉडी के जुरिडिक्शन में आती हैं उन सभी प्रॉपर्टी के लिए ये अप्लाई होगा। इतनी चीजें यहाँ पे की गई हैं। अब बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी का पूरा टैक्स भी दे चुके हैं, इंटरेस्ट भी दे चुके हैं, तो उनके लिए कहा गया आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो 90% इंटरेस्ट वेव ऑफ होना चाहिए था वो हम आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको डिस्काउंट कर देंगे। क्लियर, ये बात यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट है कर्नाटका गवर्नमेंट साइन MOU विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फॉर AI सेंटर। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ और एक सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेट में सेटअप करेगा। ये कह सकते हो कि दिस विल बी द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ओनली सेंटर डेडिकेटेड टू द AI इन इंडिया, जिसको कहाँ पे तैयार किया जा रहा है, कर्नाटका में तैयार किया जा रहा है, जिससे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके हमारी कंट्री में। नेक्स्ट है बेंगलुरु टू गेट इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। तो बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक नई यहाँ पे ट्रेन शुरू कर रहा है येलो लाइन पे, जो कि 6 ट्रेन कोच होगा इसमें, जो कि ड्राइवरलेस मेट्रो होगा और लगभग 18.8 किलोमीटर का ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा आरवी रोड से बोम्मा सांद्रा तक। ठीक है, लोकेशन हमें याद नहीं रखनी, बस एक ही लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि बेंगलुरु ने इंडिया की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन स्टार्ट करने की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट है केरला। सो केरला वेलकम्स आयरिश इट्स फर्स्ट जनरेटिव AI टीचर। तो केरला के स्कूल में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई है एक ह्यूमनॉइड टीचर आयरिश। ठीक है, डेवलपर कौन है, KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल इन तिरुवनंतपुरम इन कोलैबोरेशन विद द मेकर्स लैब एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने इसे रेडी किया गया है अंडर द ATL अटल टिंकरिंग लैब 2021, जो कि नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है जिससे बच्चों लोग भी इनोवेशन की डायरेक्शन में काम कर सके। ये जो अब आयरिश रोबोट है, एक टीचर है, वो 3 अलग अलग लैंग्वेज में डिफिकल्ट क्वेश्चन के आंसर भी देने में कैपेबल है।
ठीक है। नेक्स्ट है केरला लॉन्च इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट बैक्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस। तो केरला गवर्नमेंट ने अपना एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है सी स्पेस। इससे क्या होगा, जो आर्टिस्ट हैं या केरला के जो लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे वो अपने आर्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली केरला के आर्टिस्ट को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए, स्पेशली जो मलयालम आर्टिस्ट हैं उनके लिए, यहाँ पे केरला के सीएम पिनराई विजयन है, उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च कहाँ पे किया है, तो आप देखेंगे केरली थिएटर में सी स्पेस को लॉन्च किया गया है। ठीक है। अब इस प्लेटफॉर्म को मैनेज कौन करेगा, तो केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस अवार्ड मतलब इस प्लेटफॉर्म को मैनेज करेगी। यहाँ पे अवार्ड विनिंग पिक्चर, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री सब कुछ यहाँ पर थिएटर में रिलीज किया जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको जो पे दिया जाएगा, कोई आर्टिस्ट अपनी शॉर्ट फिल्म को यहाँ पे थिएटर में लेकर आता है तो उसको व्यू के आधार पर पेमेंट की जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। और जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं इनका, तो उसका आधा पैसा मैन्युफैक्चरर को दिया जाएगा। नेक्स्ट है तमिलनाडु टू ज्वाइन पीएम श्री स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसाइड किया है और साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, कि वो भी पीएम श्री स्कूल स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे तमिलनाडु में। पीएम श्री का क्या मतलब है, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। इस स्कीम को 7 सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था और ड्यूरेशन इस स्कीम की 2026-27 तक की है। इस स्कीम का टोटल बजट 27,360 करोड़ रुपीस है और यहाँ पर ये जो फंड है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों देंगे, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर लगभग 18,000 करोड़ रुपीस का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी स्टेट न्यूज थी। ओके है, चलिए अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स पे, देन इंटरनेशनल न्यूज पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब यहाँ पे इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है उनको हम शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपको पता है इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से आते हैं, स्पेशली ऐसी कंट्री जो कि भारत के साथ जिनका डिप्लोमेटिक टाई है या भारत के साथ जिनकी दुश्मनी है, वो कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर शहबाज शरीफ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं पाकिस्तान के, और वहीं पर पाकिस्तान के 14th नंबर के प्रेसिडेंट बन गए हैं आसिफ अली जरदारी। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्तफा बिकम्स द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टीन। अब इजराइल और हमास की वॉर तो आपने देखी ही होगी, ठीक है, चल ही रही है। इसी बीच में न्यू प्राइम मिनिस्टर की भी अपॉइंटमेंट की गई है पैलेस्टीन में और नाम है मोहम्मद मुस्तफा। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे पैलेस्तीन के, ये मोहम्मद मुस्तफा है। फिर रशिया में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे और व्लादिमीर पुतिन 5th टर्म के लिए इलेक्शन को यहां पर जीत गए हैं। ठीक है, पुतिन जो है वो मार्च 2000 से वहां के प्रेसिडेंट है। मॉस्को यहाँ की कैपिटल है, रूबल वहां की करेंसी है। अब अगले जो पर्सन है इंपॉर्टेंट है कमल किशोर, अपॉइंटेड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कमल किशोर जो कि इंडिया से हैं, इन्हें न्यू असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में अपॉइंट किया है और ये जापान की मामी मिजोतोरी को रिप्लेस करेंगे। फिलहाल ये क्या है, तो सिंस 2015 ये हेड है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन है साइमन हैरिस। साइमन हैरिस आयरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इनकी एज केवल और केवल 37 ईयर्स की है। ये फैसला कब लिया गया, जब इंडियन ओरिजिन जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था लियो वारडकर, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और उसके बाद साइमन हैरिस को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है आयरलैंड का। नेक्स्ट पर्सन है लुइस मॉन्टेग्रो, नेम्ड पोर्चुगल प्राइम मिनिस्टर। पोर्चुगल के नए प्राइम मिनिस्टर लुइस बन चुके हैं। यहाँ पर कुछ और लिस्ट है छोटी सी, आप देख पाएंगे जो न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट है, जैसे कि इंडोनेशिया इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इंडोनेशिया के न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं प्रबाबो सुबियांतो। फिर फिनलैंड के अलेक्जेंडर स्टब इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान ओल्जास बेक्तिनोव। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन अहमद अबाब बिन मुबारक। और एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बन गए हैं नायब बुकेले। एंड सुल्तान ऑफ मलेशिया है इब्राहिम इस्कंदर। ये कुछ न्यू अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर की अलग अलग कंट्री की, आपको इन्हें याद रखना है। डन। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि हम फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करें, क्या लिखना चाहिए, कैसी समरी होनी चाहिए, क्या हेडलाइंस होनी चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए। तो बिल्कुल इसके लिए डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग
हमने लॉन्च की है, आप इसे देख सकते हैं, इनरोल भी करा सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलिव वोट के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। लास्ट सेगमेंट है इंटरनेशनल न्यूज। ठीक है, न्यूजीलैंड सेट टू स्क्रैप वर्ल्ड फर्स्ट टबैको बैन। यहाँ पर न्यूजीलैंड ने जो टबैको बैन का रूल था उसे रिपील करने की बात की है। ठीक है, यहाँ पर ये जो रूल बनाया गया था वो 2009 में आया था और कहा था कि ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिसमें निकोटिन इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर बैन किया जाता है। तो इस लॉ को रिपील कर दिया है न्यूजीलैंड ने। वर्ल्ड लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट ऑफ साउथ कोरिया अगेन लो इन 2023। तो साउथ कोरिया की फर्टिलिटी रेट सबसे लोवेस्ट है। अब कैसे डिफाइन करते हैं फर्टिलिटी रेट? तो कोई भी वीमेन अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने बच्चों को जन्म देती है उसके आधार पर यहाँ पर इस रेट को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2018 के सिंस 2018 साउथ कोरिया में जो फर्टिलिटी रेट है वो बिलो 1% है। मतलब पूरे जीवन काल में बहुत सारी महिलाएं एक भी बच्चे को जन्म नहीं दे रही हैं। ठीक है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर साउथ कोरिया की कंडीशन क्या है। पहले 0.72 थी 2022 में, फिर आप देखेंगे 2024 में ये डेटा 0.68 पर पहुंच चुका है। ठीक है, इतनी चीजें। इसका रीजन क्या बताया गया है कि जो कैपिटल सिटी है साउथ कोरिया की सियोल, वो हाउसिंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां पे बहुत ज्यादा है और वर्क प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। दैट्स वाई यहाँ पर लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट है वो है 0.55%। सबसे ज्यादा फर्टिलिटी कहां पर है? तो आंसर हो जाएगा नाइजर में है और नाइजर के बाद आपको माली देखने को मिलेगा। इंडिया, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में फर्टिलिटी रेट कितनी है 2024 में? 2.12 है। ठीक है, 2.122 बर्थ पर वीमेन। नेक्स्ट है इंडिया एंड मॉरिशियस इनॉग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एट अगेलगा आइलैंड। तो सबसे पहले ये अगेलगा आइलैंड कहां पर है, इसकी लोकेशन थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं, ये इंडियन ओशियन और यहाँ पर आपको ये आइलैंड देखने को मिल रहा है विच इज अगेलगा आइलैंड। और यहाँ पर रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और जो मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रवीण जगन्नाथ, दोनों ने मिलकर कई सारे इनॉग्रेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिनमें से एक न्यू स्ट्रिप, एयर स्ट्रिप को भी अगेलगा आइलैंड में तैयार किया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है वो 2015 से काम कर रहे थे। इससे क्या होगा, इंडिया की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस यहाँ इंडियन ओशन में इंक्रीज होगी। यहाँ से जो भी कार्गो शिपमेंट होता है उन पे भी सर्विलांस रखा जाएगा, जिससे कोई भी पायरेट्स इस पे कब्जा ना करे। ट्रेड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाएगा और ऑब्वियस सी बात है ओशियन रीजन में चाइना की पावर को काउंटर करने में भी मदद मिलेगी। घाना पार्लियामेंट पासेस एंटी-LGBTQ बिल। तो रिसेंटली घाना के पार्लियामेंट ने कंट्रोवर्शियल ह्यूमन सेक्सुअल राइट एंड फैमिली वैल्यू बिल को पास किया है। अभी प्रेसिडेंट का असेंट मिलना बाकी था उस समय तक। ये बिल क्या करता है, ये बिल क्रिमिनलाइज करता है LGBTQ आइडेंटिफिकेशन को और पेनाल्टी भी यहाँ पे 3 साल की दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी पर्सन है जो कि LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट करता है उनको भी 5 साल की यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन किया गया है। ठीक है, हालांकि काफी सारे यहाँ पे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो अपोजिशन दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है निकारागुआ। अब ये कहाँ पर है? तो आप देखेंगे सेंट्रल अमेरिका का जो पार्ट दिख रहा है कैरेबियन सी में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा निकारागुआ हैज बिकम द फर्स्ट स्पेनिश स्पीकिंग नेशन टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज IP मतलब इंडियन फार्माकोपिया और इंडिया फार्मा स्टैंडर्ड। मतलब इन्होंने इंडिया फार्मा स्टैंडर्ड को एक तरीके से मान्यता प्रदान की है। मतलब भारत में जो मेडिसिन या ड्रग हम रेडी करते हैं और उनको जो IP स्टैंडर्ड डिफाइन किया जाता है वो अब मान्य कहां पर भी होगा, निकारागुआ में भी होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे की गई है। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC is an autonomous institute under the Union Ministry of Health and Family Welfare created a set of standard for drug in the country। कई सारी कंट्रीज ने बेसिकली भारत के स्टैंडर्ड को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, जैसे कि अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशियस एंड सूरीनाम और अभी निकारागुआ भी बन गया है। नेक्स्ट है G33। G33 की कॉन्फ्रेंस 13th नंबर की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। A majority of the G33 country have called for permanent solution to public stock holding for the food security। तो अभी जब WTO की 13th नंबर की कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब जो ग्लोबल सिक्योरिटी या हंगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, फूड सिक्योरिटी की बात की गई है, तो ये मुद्दा यहाँ पर उठाया गया था बाय द G33 कंट्री। इसलिए G33 कंट्रीज न्यूज में थी। इट वॉज कोऑर्डिनेटेड बाय द इंडोनेशिया। अब ये G33 ग्रुप क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये ग्रुप बेसिकली WTO से नेगोशिएशन करने, स्पेशली एग्रीकल्चर के फील्ड में नेगोशिएशन करने के लिए फॉर्म किया गया था। यहाँ पर 47 कंट्रीज G33 ग्रुप का पार्ट है, जिसमें से इंडिया, चाइना भी यहाँ पर इसका हिस्सा है।
क्लियर है? बेसिकली WTO के साथ नेगोशिएट करता है और यहाँ पे इंश्योर करता है कि हमें एक्स्ट्रा सब्सिडी दी, हमें मतलब कुछ ऐसी एक्स्ट्रा परमिशन दी जाए कि हम अपने फार्मर्स को एक्स्ट्रा सब्सिडी दे सकें, जिससे हमारी ट्रेडिंग भी बढ़ सके और हम अपनी जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है उसको भी सिक्योर कर सकें। ठीक है, ये सारी बात यहाँ पे की गई, मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट बात करेंगे WEIDI फंड। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर हैव लॉन्च $50 मिलियन ग्लोबल फंड जिसका नाम है वीमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनॉमी फंड। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वीमेन एक्सपोर्टर इन डिजिटल इकोनॉमिक फंड किसने लॉन्च किया है और उसके लिए कितना बजट अलॉट किया है। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने इसे लॉन्च किया है, जिसके लिए $50 मिलियन का बजट अलॉट किया है। बेसिकली मकसद क्या है, वीमेन लेड स्टार्टअप्स को और वीमेन लेड बिजनेसेस को बेसिकली स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें प्रमोट करना, उनको सपोर्ट करना, और जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनमें भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक्सपांड करना, ऑनलाइन प्रेजेंस को एक्सपांड करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और UAE पहला डोनर बन गया है। UAE ने इस फंड में $5 मिलियन इन्वेस्टमेंट किए हैं। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, PDF कहाँ पे मिलेगी? PDF आपको ऑलिव बोट के एप्लीकेशन पे ही मिलेगी, प्ले स्टोर से आप जब डाउनलोड करेंगे उसे तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। ये कुछ एडिशनल और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट द WTO। ठीक है, नेक्स्ट है योंडे डिक्लेरेशन। तो योंडे डिक्लेरेशन अभी रिसेंटली न्यूज में था। ये डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? तो ये डिक्लेरेशन मलेरिया एलिमिनेशन से, और जो मलेरिया के कारण डेथ हो रही है उनसे निजात पाने के लिए किया गया एक डिक्लेरेशन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फ्रॉम अफ्रीकन कंट्री विद द हाईएस्ट बर्डन ऑफ मलेरिया रिसेंटली साइन द योंडे डिक्लेरेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंडिंग मलेरिया डेथ। तो मैक्सिमम जो बर्डन है मलेरिया का वो आप देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है। लगभग 70%, पूरे वर्ल्ड का 70% मलेरिया के केसेस कहाँ पर होते हैं? आपके यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होते हैं। इसलिए यहाँ पे कैमरून की गवर्नमेंट में, मतलब कैमरून में यहाँ पर कई सारे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मिनिस्टर हैं, लगभग 11 ऐसी कंट्रीज के मिनिस्टर ने इस डिक्लेरेशन को साइन किया गया है। क्लियर है? जिससे हम इस तरीके से इनिशिएटिव लॉन्च करें, इस तरीके से कंट्रोल प्रोग्राम बनाए कि हम मलेरिया को कंट्रोल कर सके और उनसे होने वाली डेथ को भी कम किया जा सके। बांग्लादेश PM पिचेस फॉर कॉमन करेंसी फॉर मुस्लिम कंट्री। जैसे कि यूरोपियन यूनियन की सभी कंट्रीज के बीच में ट्रांजेक्शन्स करने के लिए एक सिंपल करेंसी होती है विच इज यूरो। ऐसे ही यहाँ पे बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कहा है कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं हमें भी एक कॉमन करेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी ट्रेडिंग को करने के लिए, जिससे हमारा ट्रेड और भी ज्यादा इनहांस होगा। और उन्होंने ये पिच कब की है? जब D8 कॉन्फ्रेंस हो रही थी ढाका में। अब D8 क्या है? तो D8 8 मुस्लिम कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजर, पाकिस्तान और टर्की देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया एंड EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सो रिसेंटली इंडिया ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जिसका नाम है टेपा, इसको साइन किया है। ठीक है, अगर बात करते हैं सबसे पहले EFTF के बारे में और उसके बाद हम टेपा के बारे में बात करेंगे। तो EFTA मतलब एक यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है जिसका फॉर्मेशन 1960 में हुआ था और इसमें 4 मेंबर स्टेट है और चारों मेंबर आपस में फ्री ट्रेड पर्पस को, मतलब फ्री ट्रेडिंग पर्पस के लिए इसे तैयार किया गया था। ठीक है, जिससे सभी इन चारों देशों को इकोनॉमिक एडवांटेज भी मिल सके। अब EFTA में कौन से वो 4 कंट्रीज हैं? तो स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड, नॉर्वे एंड लिechtenstein आपको देखने को मिल जाएगा। अब टेपा के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया और इन 4 डेवलप्ड नेशन के बीच में हुआ है जिसको हमने टेपा नाम दिया है, जिससे हमारे देश की भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और हम इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर सकेंगे। इससे क्या होगा? इससे जो भी हम इन यूरोपियन कंट्रीज से प्रोडक्ट मंगाते हैं जैसे कि स्विट्जरलैंड की वाइन, चॉकलेट या फिर वॉचेस है, तो उनके दामों में कुछ कमी आएगी। यहाँ पर बोला गया है कि जो EFTA के जो 4 कंट्रीज है ना, ये 4 स्टेट भारत में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे और 15 सालों में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा हमारी कंट्री में, जिससे लगभग 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगी इन इंडिया। ठीक है, ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि ये जो आपकी चारों यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इस तरीके का कमिटमेंट कर रही हैं जो कि एग्रीमेंट इंडिया के साथ हुआ है।
यहाँ पर बोला गया है कि EFTA is offering 92.2% of its tariff line which covered 99.6% of the India's export. इंडिया जितना भी मान लेते हैं इंडिया 100% एक्सपोर्ट कर रहा है किसी चीज को, कई सारे प्रोडक्ट को, कहाँ से, इन 4 यूरोपियन कंट्रीज से। तो यहाँ पर 99.6% जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो आपके टैरिफ को कवर करेगा, 92% के टैरिफ लाइन को। मतलब 100% तो टैरिफ फ्री होगा नहीं, लेकिन हाँ 92% तक आपके जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो वो टैरिफ फ्री होंगे, मतलब ड्यूटी फ्री होंगे। एक तरीके से उनकी वैल्यू कम कर दी जाएगी, जो एडिशनल कॉस्ट होता है वो उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। सिमिलर इंडिया ने भी ऑफर किया है, अगर ये यूरोपियन कंट्रीज भारत से कुछ इंपोर्ट करती हैं तो हम उनको भी अपना जो टैरिफ लाइन का 82.7% उन्हें भी ऑफर करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि 100% टैरिफ कवर होगा, कवर किसमें होगा, नॉन एग्री प्रोडक्ट्स में, ठीक है। नॉन एग्री प्रोडक्ट्स में यहाँ पे 100% होगा। लेकिन यहाँ पे इंडिया ने कहा है कि जो गोल्ड है, अगर जो EFTA गोल्ड इंपोर्ट करते हैं वो इस टैरिफ लाइन से बाहर होंगे, ये अनटच होंगे, उसमें जितना ड्यूटी लगती है उतनी ड्यूटी ही लगेगी। गोल्ड के लिए यहाँ पे कोई भी कंसेशन नहीं है। बेसिकली यहाँ पर जो ड्यूटीज एलिमिनेट की गई हैं, आप देख पाएंगे स्टील प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, वॉचेस, फर्टिलाइजर, चॉकलेट, मिनरल, स्मार्टफोन आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप इंडिया का एक्सपोर्ट देखेंगे 2023 में कि हमने क्या क्या एक्सपोर्ट किया है इन EFTA ब्लॉक को। तो आप देख पाएंगे हमने सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिकल्स को, देन पर्ल्स को, फिर इनऑर्गेनिक केमिकल, हैवी मशीनरी को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे कंट्री वाइज एक्सपोर्ट भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो हमारी ट्रेडिंग हुई है वो किसके साथ हुई है, स्विट्जरलैंड के साथ आपको सबसे ज्यादा ट्रेडिंग देखने को मिल जाएगी। अब इंपोर्ट की बात करते हैं कि हम क्या मंगाते हैं इन लोगों से, तो हम यहाँ पे पर्ल्स, मिनरल्स, हैवी इंडस्ट्री मटेरियल, फार्मा को मंगाने का काम करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा हमारी अगेन ट्रेडिंग किसके साथ है, स्विट्जरलैंड के साथ है। नेक्स्ट है ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। रेड सी में बढ़ते हुए क्राइसिस के कारण ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर का जो आइडिया है उसे वापस से प्रपोज किया गया है और इस कॉरिडोर को स्टार्ट करने की बात की गई है, जिससे कोकिंग कोल, क्रूड ऑयल, LNG, फर्टिलाइजर एंड कंटेनर को पास किया जा सकेगा। अब ये जो आपका ईस्टर्न कॉरिडोर होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर आपका यहाँ से यहाँ देखो, ये लगभग 5647 नॉटिकल माइल का होगा, जो कि चेन्नई के पोर्ट से, इंडिया में चेन्नई के पोर्ट से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, रशिया का जो पोर्ट है, पोर्ट ऑफ व्लादिवोस्टोक, वहां तक ये कनेक्ट होगा। इससे समय भी कम लगेगा, डिस्टेंस भी कम होगा और सिक्योरिटी भी होगी, क्योंकि रेड सी वाला जो रास्ता है, अभी ये वाली लाइन से हम ट्रेडिंग करते हैं यूरोप की कंट्रीज के साथ। तो ये जो रास्ता है इसका टोटल डिस्टेंस है 8675 माइल्स। इसके अलावा ये रास्ता शुरू होता है पोर्ट ऑफ मुंबई से, मतलब इंडिया के मुंबई से स्टार्ट होकर ये रशिया के पोर्ट सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा समय भी लगता है। इसके अलावा रेड सी में लगातार जो पायरेट्स का खतरा बना हुआ है, तो सिक्योर भी नहीं है हमारे कंटेनर, इसलिए इस नए रास्ते के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है NIELIT मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ITI इजिप्ट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है टू इम्प्रूव स्किल्स, जॉब्स एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन। बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा, तो दोनों इंस्टीट्यूट मिलके क्या करेंगे, करिकुलम एक्टिविटीज के लिए पूरा एक फ्रेमवर्क रेडी करेंगे, ट्रेनिंग मटेरियल को डेवलप करेंगे, अपने एक्सपर्ट को, टीचर को यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि BTech, MTech प्रोग्राम को ऑफर किया जाएगा, PG कोर्सेज, टेक्निकल सर्टिफिकेट कोर्सेज को लॉन्च किया जाएगा और वर्चुअल लैब भी रेडी की जाएगी। ये एग्रीमेंट इस तरीके से साइन किया गया है। नेक्स्ट है नेटोज डायना प्रोग्राम। आपको मैं बता देती हूँ कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी रिसेंटली हमने 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, तो नेटो के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो जनरली नेटो के डायना प्रोग्राम का पार्ट हो जाते हैं, बाय डिफॉल्ट ज्वाइन कर ही लेते हैं। बेसिकली डायना प्रोग्राम क्या है, तो नेटो अपना जो मेंबर कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज में इनोवेशन कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए उनको एक तरीके से टेक्निकल सपोर्ट, रिसोर्सेज, नेटवर्क एंड गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ये है डायना प्रोग्राम। एंड डायना का फुल फॉर्म है डिफेंस इनोवेशन एक्सेलरेशन फॉर नॉर्थ अटलांटिक प्रोग्राम है, और रिसेंटली फिनलैंड ने इसे ज्वाइन किया है, क्योंकि आपको पता है कुछ समय पहले ही फिनलैंड 31st नंबर का मेंबर बना है नेटो का। नेक्स्ट है पाकिस्तान नीड्स लार्जर बेल आउट पैकेज फ्रॉम IMF अंडर EFF। अब ये क्या बात की गई है, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है
कि हमें जो पैकेज दिया जाता है रिफॉर्म करने के लिए हमको, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो हम चाहते हैं कि ये पैकेज आप ज़्यादा हमें ग्रांट करें। हमें 8 बिलियन यूएस डॉलर की रिक्वायरमेंट है अपकमिंग मीटिंग में। और अपकमिंग मीटिंग जो है वो 15 से लेकर 20 अप्रैल के बीच में होगी। जब अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे तो इस न्यूज़ को हम वापस से डिस्कस करेंगे। और ये जो मीटिंग होगी वॉशिंगटन डीसी में होगी। क्लियर। अब मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ये हर एक कंट्री का अपना एक कोटा होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे पैसा दिया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लेकिन लगातार इन्फ्लेशन या इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान ने कहा है कि हमको अपने कोटा से लगभग 700% तक इनको ज़्यादा चाहिए है इन्वेस्टमेंट। और ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है, पाकिस्तान ने ऐसा कुछ 2008 में भी किया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फॉर्मेशन 1944 में हुआ था। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का एसडीआर कोटा 2.75% है और वोटर राइट इंडिया के 2.63% है। नेक्स्ट है थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी बीइंग होस्टेड बाय साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के सियोल में 3rd नंबर का डेमोक्रेसी समिट को होस्ट किया गया, जिसकी थीम थी डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये जो डेमोक्रेसी समिट का आइडिया है, ये आइडिया किसने लॉन्च किया था? जो बाइडेन ने किया था इन 2021 टू एड्रेस द इमर्जिंग चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है 4th संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में 4th नंबर का स्टार्टअप फोरम, एससीओ का स्टार्टअप फोरम को ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो स्टार्टअप फोरम का आइडिया है, ये भी इंडिया का ही आइडिया है। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द एससीओ, जैसे कि एससीओ का फॉर्मेशन 2001 में हुआ था, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। और अब इसमें 8 नहीं 9 मेंबर्स हैं, इसको करेक्ट करेंगे, 9 मेंबर है। नया मेंबर है ईरान। इसके अलावा चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर हैं। इंडिया और पाकिस्तान ने एससीओ की परमानेंट मेंबरशिप को 2017 में ज्वाइन किया था। अब एससीओ 2024 की जो प्रेसिडेंसी है वो रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान के पास आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ITU नेम्स इंडिया को-चेयर ऑफ डिजिटल इनोवेशन बोर्ड। तो रिसेंटली इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की मीटिंग हुई थी जेनेवा में, और हमारे मीटिंग को इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? डॉक्टर नीरज मित्तल कर रहे थे। डॉक्टर नीरज मित्तल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, और इस ITU की मीटिंग में जो डिजिटल इनोवेशन बोर्ड है उसका को-चेयर इंडिया को बनाया गया है, ठीक है। अभी डिजिटल इनोवेशन बोर्ड में आप देखेंगे 32 मेंबर स्टेट जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट से आते हैं और उनके मेंबर इसके पार्ट होते हैं। और ये ग्रुप बेसिकली इनोवेशन, डिजिटल डेवलपमेंट के डायरेक्शन में काम करने का काम करता है। अब इस पर्टिकुलर मीटिंग में कई सारे कंट्रीज शामिल हुए थे और बहरीन भी आया था। तो इंडिया और बहरीन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इंडिया एंड बहरीन डिसाइडेड टू एक्टिवली कोऑपरेट इन द ICT सेक्टर। दोनों मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूज ऑफ 5G, साइबर सिक्योरिटी पे काम करने वाले हैं। और बेसिकली इस तरीके का एग्रीमेंट 2015 में भी तैयार किया गया था, जो एक्सपायर हो गया था, अब वापस से रिन्यू किया गया है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। डन। नेक्स्ट है ऑपरेशन इंद्रावती टू रेस्क्यू इंडिया फ्रॉम हेती। तो इंडियन को कैरेबियन सी का एक आइलैंड है हेती, यहाँ पर फंसे हुए भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। नेक्स्ट है टेनेसी। आप यहाँ पर अमेरिका में एक स्टेट देख पा रहे हैं टेनेसी, और ये पहला स्टेट बन गया है जिसने प्रोटेक्ट किया है म्यूजिशियन एंड अदर आर्टिस्ट के राइट्स को अगेंस्ट द AI। मतलब अगर AI में किसी भी आर्टिस्ट के सॉन्ग को, उनकी पिक्चर्स को, ऑडियो या वीडियो को इस्तेमाल करना है तो आपको पहले इन आर्टिस्ट से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली इन आर्टिस्ट के कह सकते हैं कि राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए ऐसा एक बिल पास किया गया, और ऐसा करने वाला US का ये पहला स्टेट बन गया है, नाम है टेनेसी। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया सेंड फर्स्ट कंटेस्टेंट टू मिस यूनिवर्स पेजेंट। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया पहली बार मिस यूनिवर्स कंपटीशन जो कि मैक्सिको में होने वाला है 2024 में, उसमें अपना पहला पार्टिसिपेंट भेजने वाली है, जिसका नाम है रूमी अलकहतनी। नेक्स्ट है इंडिया स्पेंड करेगा $3.7 बिलियन यहाँ पे म्यांमार और इंडिया की बॉर्डर फेंसिंग करने के लिए, ठीक है। और लगभग 1610 किलोमीटर की बॉर्डर एरिया को यहाँ पे फेंस किया जाएगा। इसके लिए इन्होंने बजट कितना रखा है? $3.7 बिलियन का बजट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे USA इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन मैरीलैंड आफ्टर द फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज कोलैप्स। आपको मैंने बताया था यहाँ पर मैरीलैंड में एक जगह है जिसका नाम है बाल्टीमोर, और बाल्टीमोर में एक नदी बहती है जिसका नाम है
पताप्स्को रिवर, और यहाँ पर एक ब्रिज था जिसका नाम है फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज, और ये कोलैप्स हो गया, और कोलैप्स होने के बाद यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। बेसिकली जिस शिप से ये ब्रिज कोलैप्स हुआ है वो सिंगापुर की शिप थी जो कि श्रीलंका जा रही थी, नाम था डली, DALI, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोरिडा इम्पोजेस रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल मीडिया फॉर माइनर्स। तो फ्लोरिडा के गवर्नर ने रिसेंटली एक बिल पास किया, जो माइनर्स जिनकी एज 14 ईयर से कम है वो यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी सारे यूजर्स हैं उनकी आइडेंटिटी की पहचान करने के लिए कि आप माइनर तो नहीं हैं, तो इसके लिए भी इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करने की बात की है आइडेंटिफिकेशन के लिए। लास्ट में कुछ शॉर्ट न्यूज हम देख लेते हैं और अपने सेशन को एंड करते हैं। पहला है पेरू डिक्लेयर डेंगू हेल्थ इमरजेंसी। डेंगू के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे और डेथ्स भी हो रही थी, जिसके कारण इन्होंने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है। नेक्स्ट, चाइना एग्री टू एक्सटेंड $2 बिलियन लोन टू पाकिस्तान। ठीक है। पनामा 97 नंबर का मेंबर बन गया है जिसने रेटिफाई किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। स्वीडन 32 नंबर का मेंबर बन गया है नेटो का, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ था। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मीटिंग न्यू दिल्ली में होगी 15 से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में 2024 में, और नेपाल ने अपनी न्यू एक कैपिटल डिक्लेयर की है, टूरिज्म कैपिटल, जिसका नाम है पोखरा। ऑलरेडी नेपाल की एक कैपिटल है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, नाम है काठमांडू। बात क्लियर? तो इस तरीके से हमारा ये मंथली कंपाइलेशन होता है। आप यहाँ पर फ्री ई बुक और करेंट अफेयर्स के लिए जो PDF बंडल कोर्स है उसको आप परचेस कर सकते हैं ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन से। ओके, सो फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपाइलेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।